The current is flowing in south direction along a power line. The direction of magnetic field above the power line is, आराम से समझना है। जैसे मान लिया ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये है आपकी वेस्ट डायरेक्शन। तो इन्वर्स जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी नॉर्थ, और आउटवर्ड जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी साउथ। इस तरह से नोटेशन है। अब जो करंट फ्लो कर रही है वो साउथ डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी करंट जो होगी वो इस तरह से इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ आ रही होगी फ्लो होती हुई। ये है करंट की डायरेक्शन, साउथवर्ड डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है करंट। अभी कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द पावर लाइन, पावर लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर करंट आउटवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होंगी। आराम समझना, अगर करंट आपकी आउटवर्ड्स है, ठीक है, करंट अगर आपकी आउटवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी सर्कुलर लूप होंगी, और वो किस सेंस में होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, दैट मीन्स टुवर्ड्स वेस्ट। उसके नीचे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दैट मीन्स टुवर्ड्स ईस्ट। उसके लेफ्ट, उसके राइट में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, और उसके लेफ्ट में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड्स है। क्लियर। तो हमें तो ऊपर पूछा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स वेस्ट, डी पार्ट। A long, thin, hollow metallic cylinder of radius r has a current I ampere. एक थिन मेटलिक सिलेंडर है, आराम से समझना कैसा, इस तरह का मेटलिक सिलेंडर। और ये हॉलो है, अंदर खाली है, यानी करंट जो फ्लो हो रही होगी इसकी वॉल्स के थ्रू फ्लो हो रही होगी। ये जो वॉल्स होंगी इसमें से करंट फ्लो हो रही होगी आई, और इसकी अपनी रेडियस जो है वो है आर। ठीक, तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर हम एक क्लोज लूप कंसीडर करें इस तरह से, तो उसके अंदर से करंट पास होने वाली करंट क्या हो जाएगी, जीरो, करंट जीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल भी जीरो होगा, बी भी जीरो हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक, अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जीरो। और उसके बाद जैसे आप इसके बाहर जाओगे तो बाहर जाते ही ये वो जो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि लाइन जैसे कि करंट कैरिंग वायर हो। ये हॉलो सिलेंडर जो है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि करंट कैरिंग वायर हो, और वो वायर कहाँ एग्जिस्ट करता हो, उसकी एक्सिस पे। ठीक, तो जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चलेगा वो चलेगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ए पार्ट, क्योंकि अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। उसके बाद एकदम सरफेस पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर, और फिर धीरे धीरे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप में ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ एल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ वायर ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है एक वायर से इस तरह से। द करंट आई इज फेड एज शोन इन द फिगर। जंक्शन ए से करंट आई को इंसर्ट कराया जा रहा है, और कुछ करंट यहाँ से पास करेगी, कुछ करंट ऊपर से पास करेगी, और वापस जंक्शन सी से फिर से कितनी करंट वापस चली जा रही है, आई। और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। तो आराम से समझना है आपको, अगर आई करंट आ रही है तो नीचे से कितनी जाएगी, ऊपर से कितनी जाएगी, पहले ये जरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो अगर नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस आर होगा तो ऊपर वाले टोटल वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2r। आर इसका ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं 2r, और ये ऊपर वाला आर्म और नीचे वाली आर्म एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। रेजिस्टेंस जो है गौर से देखो 2:1 रेशियो में, ऊपर वाला 2r है, नीचे वाला r है, तो रेजिस्टेंस 2:1 रेशियो में। तो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 1:2 रेशियो में जाएगी, यानी ऊपर करंट जो जाएगी वो जाएगी 1/3 टाइम्स आई, और नीचे से जो करंट पास करेगी यहाँ से ये आ जाएगी 2/3 टाइम्स आई। ठीक, अब सेंटर ओ पे क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो आराम से समझना आपको, इस नीचे वाले वायर की वजह से कहाँ होगा, तो इसकी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, और ऊपर वाले दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इनवर्स डायरेक्शन में। ठीक, क्लियर। इन तीनों वायर्स ने जो एंगल सब्टेंड किए होंगे वो तो सबके सेम होंगे। ठीक, तो अगर नीचे वाले वायर ने, ढंग से समझना, नीचे वाले वायर्स ने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है बी, तो ऊपर वाला ये जो वायर है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये करेगा b/2,
क्योंकि करंट इसमें करंट 2I/3 है, इसमें करंट I/3 है, करंट हाफ है, बाकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल सब कुछ सेम होंगे। और जो ये वाली वायर है, ये वाली जो करंट है I/3, ये भी कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, B/2। तो इसने B मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया आउटवर्ड्स, और इन दोनों ने B/2 इनवर्ड्स, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना हो गया, 0। और ये हमेशा होता है, ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, मान लिया स्क्वायर, और किसी भी एक कॉर्नर से करंट फेड करी जा रही है और दूसरे से करंट एग्जिट कर रही है, तो करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, और इस केस में भी सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अब पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, कोई भी रेगुलर स्ट्रक्चर हो, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, 0, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये आपका सर्कल के लिए भी ट्रू है, ठीक, क्योंकि अगर रेगुलर स्ट्रक्चर है विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ साइड्स तो वो सर्कल से ही रिजेंबल होता है, और उसके किसी भी एक पॉइंट से करंट एंटर कर रही है, किसी भी एक पॉइंट से एग्जिट कर रही है, और कहीं पे ये पॉइंट हो सकते हैं, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ करंट इस तरह से आएगी, कुछ करंट इधर से आएगी, और इसके सेंटर पे भी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A straight thin conductor is bent as shown in a figure in the adjoining figure. It carries a current I ampere. The radius of the semicircular arc is r meter. इस तरह से ये स्ट्रेट वायर है, ये काफ़ी लॉन्ग वायर होगा, और फिर सर्कुलर वायर में कन्वर्ट हुआ है, और फिर स्ट्रेट वायर हो गया। इस सर्कुलर आर्क की रेडियस दी है r, करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, I। तो इसके सेंटर पे, सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपको ये समझना है, सेंटर O पे इस वायर का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, और इस वायर की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब स्ट्रेट वायर के ही लाइन में अगर पॉइंट होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस हाफ रिंग की वजह से होगा, तो कितना होगा, μ0/4π इंटू I/r इंटू थीटा, थीटा कितना पुट करोगे आप, पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, μ0I/4r। बी पार्ट, an infinitely long conductor is bent into a circle as shown in a figure. It carries a current I ampere and the radius of the loop is r meter. इस तरह की सिचुएशन है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज लूप बनाए, और फिर ये वायर ऐसे सीधे चला गया। तो आपको मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ रहे हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे 2 की वजह से होगा, एक वायर की वजह से होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इस वायर की वजह से, और इस लूप की वजह से। तो वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये पूरा रीजन जो है उसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा वायर की वजह से, और इस लूप भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन तो ऐड अप हो जाएंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वायर की वजह से होगा μ0I/2πr, r ये डिस्टेंस होगी यहाँ से, और लूप की वजह से होगा μ0I/2r। तो आंसर कितना बनने वाला है आपका, μ0I/2r अगर हम कॉमन ले लें तो 1/π + 1, आपको एलसीएम ले लेना है, तो पाई + 1/π, तो आपको आंसर जो मिलने वाला है वो ए पार्ट। ये 2I फालतू लिखा हुआ, और ये 4, ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको 2 टाइम्स, μ0I/2πr इंटू पाई + 1, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, ए पार्ट। A circular current carrying coil has a radius R. The distance from the center of the coil on the axis of the coil, where the magnetic induction is 1/8 of its value at the center of the coil. पूछ रहे हैं कि उसके एक्सिस पे सेंटर से कितना दूर मैग्नेटिक इंडक्शन जो सेंटर पे होगा उसका 1/8 हो जाएगा, यानी सेंटर पे अगर BC है तो कितना दूर BC/8 होगा, वो आपसे पूछा गया। करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, रेडियस कितनी है, r। तो आराम से समझना है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है BC, तो वो होता है आपका μ0I/2r, और जो एक्सिस पे होगा वो होता है आपका μ0I/r² टाइम्स r² प्लस r² की पावर 3/2, और ये कह रहे हैं ये जो है ये सेंटर का 1/8 है, यानी ये है 1/8 ऑफ μ0I/2r।
जरा सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल आउट हो गया, एक 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर लिया, इस r से इधर 8r से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 8r क्यूब इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, ऐसा करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं, या कैसे करते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं पहले, तो इधर बचेगा 2r और इधर बचेगा आपका r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ। अब जरा स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो स्मॉल r स्क्वायर जो आ रहा है वो आपका 3 टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब स्मॉल r जो आएगा वो आपका आ रहा है √3 टाइम्स कैपिटल R। तो जो डिस्टेंस आ रही है एक्सिस पे वो कितनी आ रही है, रेडियस का √3 टाइम्स ए पार्ट। A current I flows through a closed loop as shown in figure. The magnetic field at the center O is. जो लूप है इसमें कुछ पार्ट तो सर्कुलर आर्क है और कुछ पार्ट स्ट्रेट लाइन। O पे आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम सर्कुलर आर्क का अलग निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन का अलग निकालेंगे। और क्या दोनों की वजह से इन्वर्ट्स है? बिल्कुल, इस लाइन की वजह से भी इन्वर्ट्स होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस सर्कुलर आर्क की वजह से भी इन्वर्ट्स होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो आप देखते जाओ आराम से। नेट मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आर्क की वजह से कितना होगा, तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर आर इंटू थीटा। उसका जो एंगल है वो है 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये तो हो गया आर की वजह से, प्लस इस लाइन की वजह से कितना हो, इस वायर की वजह से कितना हो। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, तो ये आधा एंगल जो बचेगा ये बचेगा थीटा। ये है आर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस थीटा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आर कॉस थीटा इंटू क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो यहाँ पे दोनों ही थीटा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आपका आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसको गौर से देखो, ये साइन थीटा ये बनेगा 2 साइन थीटा, तो ये आपका बन जाएगा टेन थीटा। टोटल कितना आने वाला आराम से देखना है, ये 2 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट कर लिया 2 टाइम्स, और ये साइन थीटा 2 साइन थीटा, उस 2 से ये 4 कैंसिल कर लिया 2 टाइम्स। तो उधर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अंदर बच रहा है पाई माइनस थीटा, और इधर भी आ रहा है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर और साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया टेन थीटा। तो आपका आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है ए पार्ट। 2 आइडेंटिकल कॉइल्स कैरिंग इक्वल करेंट्स हैव कॉमन सेंटर एंड देयर प्लेन्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। आराम से समझना, सिचुएशन इस तरह की है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, रेडियस वगैरह सेम होगी और उनके सेंटर सेम ही है, सेम सेंटर है उनका, लेकिन उनके जो प्लेन हैं, कॉइल्स के जो प्लेन हैं, लूप्स के जो प्लेन हैं, वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। यानी अगर हम इस तरह से समझें, आराम से समझना आपको, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ हुई जेड एक्सिस। तो अगर एक एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो दूसरा वाई जेड प्लेन में लाई करेगा, यानी इस तरह की सिचुएशन होगी। ये एक जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो दूसरा जो लूप है वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है। दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम। ठीक है, तो पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड द फील्ड ड्यू टू वन कॉइल। अगर एक कॉइल की वजह से फील्ड और रिजल्टेंट फील्ड का रेशियो पूछा गया है, पहले रिजल्टेंट फील्ड नेट फील्ड अपॉन फील्ड ड्यू टू वन कॉइल, इसका रेशियो पूछा गया। तो आराम से समझना है पहले आपको। मान लिया एक कॉइल ये है जिसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्स डायरेक्शन में होगा V1, और एक कॉइल ये है और ये हिस्सा बाहर वाला हिस्सा, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ये बाहर वाला हिस्सा है। तो अगर आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो ये कॉइल में आपको करंट क्लॉकवाइज दिखेगा। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्स, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर उसको नाम B2 दें तो वो इस तरफ से होगा। तो एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, B1 नाम दे रहे हैं,
और दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इसको नाम B2 दे रहे हैं। और B1 और B2 मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होंगे क्योंकि आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, इक्वल करंट्स फ्लो हो रही है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा B नेट, जब वो 90 डिग्री एंगल पे हैं तो वो हो जाएगा B√2। B किसी एक की वजह से, हमने मान लिया पहले का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों B के ही बराबर हैं मैग्नीट्यूड में। तो जब ये B1 B2 90 डिग्री एंगल पे हैं, एक इस तरफ है एक इन्वर्स है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा B√2। तो ये ऊपर आ गया B नेट तो आ गया B√2, और किसी एक का मैग्नेटिक फील्ड है B, तो ये कितना हो गया √2 टाइम्स हो गया, तो √2:1 डी पार्ट, 78 का डी पार्ट। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट O ड्यू टू ए करंट फ्लोइंग इन एन इनफाइनाइट वायर शेप्ड एज शोन इन ए फिगर। इस तरह की शेप, एक इनफाइनाइट वायर है, ऊपर से आया है, फिर सेमी सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हुआ है, और फिर इस तरह से ये इनफाइनाइट वायर जो है वो इधर चला गया। इसकी वजह से पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा आपको समझना है। वायर के इस सेक्शन की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें तो वायर की लेंथ के अलोंग ही पॉइंट लाई कर रहा है। हाफ लूप की वजह से कितना होगा, तो ये लूप में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड्स। कितना होगा, तो वो हो जाएगा μ0/4π, रेडियस मान लिया अगर r है तो I/r इंटू पाई आउटवर्ड्स। और इस वायर की वजह से कितना होगा, ये जो वायर इन्फाइनाइट वायर इस तरह सेमी इन्फाइनाइट वायर जो जा रहा है आगे की तरफ, तो इसकी वजह से ही ऊपर वाले रीजन में आउटवर्ड्स होगा, नीचे वाले रीजन में इनवर्ड्स होगा। जब दोनों ही आउटवर्ड्स हैं तो एड अप हो जाएंगे तो प्लस, और सेमी इन्फाइनाइट वायर का होता है μ0I/4πd, 4πd, डी जो है वो खुद आर के बराबर है। तो क्या आंसर हो गया आपका, μ0I/4r, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, प्लस μ0I/4πr। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। इफ द वायर लूप PQRSP, P यहाँ से शुरू करते हैं, Q, फिर Q से ऐसे सेमी सर्कुलर वायर है R, R से फिर S, S से फिर सेमी सर्कुलर है उल्टी डायरेक्शन में P, ये एक लूप है, और ये कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें, I। इस तरह की सिचुएशन है, P से चल रहे हैं Q, Q से इस तरह से चल रहे हैं R, R से चल रहे हैं ये S, S से फिर ये वापस P, और P से फिर ये Q। जो इनर वाला लूप है सेमी सर्कुलर लूप, उसकी रेडियस R2 दी है, और जो आउटर वाला है उसकी रेडियस दी है R1, और करंट सेमी फ्लो कर रहा है I। एक ही तो लूप है ये, इस तरह से घुमा के बनाया गया। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि PQ सेक्शन और RS सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इन दोनों में जो करंट की लाइन है, जो वायर की लाइन है, उसी लाइन के अलॉन्ग पॉइंट लाई कर। अब बचे एक सेमी सर्कुलर पार्ट ये और एक सेमी सर्कुलर पार्ट ये। अब एक सेमी सर्कुलर पार्ट है एंटी क्लॉकवाइज और एक है क्लॉकवाइज, तो एक की वजह से होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स और दूसरी की वजह से होगा इनवर्ड्स। आउटवर्ड वाले की वजह से ज़्यादा होगा, आउटवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी रेडियस कम है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों को माइनस करके निकालेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आपका आ जाएगा μ0/4πI/R2 इंटू पाई, ये है आउटवर्ड्स वाले का, माइनस इनवर्ड्स वाले का μ0/4πI/R1 इंटू पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इस पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आंसर आ रहा है आपका, तो आपका आंसर आ रहा है μ0I/4, और अंदर बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। So your answer will be A part.